स्पेशल रिपोर्ट का यह वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में मतभेद की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई और श्रीनगर में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के कुछ बिंदुओं को लेकर मतभेद है। सूत्रों का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच विधानसभा सीटों को लेकर पेंच अभी फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस से गठबंधन की खबर के बाद सियासी घमासान मचा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से गठबंधन की खबरों के बाद बीजेपी हमलावर है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ गया। योगी ने पूछा कि कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35A की बहाली के जरिए जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर में धकेलने के एनसी के प्रस्ताव का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस के इस गठबंधन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे हैं जिसे बीजेपी अलगाववाद बढ़ाने वाला बता रही है। आरोपों पर कांग्रेस ने जवाब दिया है कि बीजेपी क्यों भूल जाती है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कभी एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते पर सवाल पूछ रही है, उसे मैं सलाह दूंगा, आप अपने नेताओं को या तो च्यवनप्राश खिलाइए और या तो फिर कोई याददाश्त जो बढ़ा सके ऐसी दवा खिलाइए। भूल गई ये? इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक साहब और उमर साहब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। राहुल और कांग्रेस धारा 370 और 35A को वापस लाने का समर्थन करती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले के साथ है। कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने की समर्थक है। कांग्रेस पत्थरबाजी में शामिल लोगों के परिजनों को नौकरी में बहाल करने की समर्थक है। बीजेपी का पिछले चुनाव का जो मैनिफेस्टो था उस पे क्या बीजेपी ने जवाब दिए? उनके मैनिफेस्टो में तो था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की करेंसी कश्मीर में चलनी चाहिए। क्यों आपने गठबंधन किया था उनसे, बताइए। उनके मैनिफेस्टो में तो था कि सेल्फ रूल होना चाहिए, ट्रांस बॉर्डर ट्रेड होनी चाहिए, ये सब था। आपने फिर भी समर्थन किया उनका और सरकार बनाई। फिर आपने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने स्पष्ट लिखा, दोनों के हस्ताक्षर थे, भाजपा के भी और पीडीपी के भी, कि हुर्रियत से बात होनी चाहिए। अब आप बताइए अमित शाह जी, क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? आप भूल गए 10 साल पहले आपने क्या किया था, क्या गुल खिलाए थे? आगामी विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आपस में गठबंधन किया है, ये कश्मीर की जनता के साथ एक तरह से धोखा है और ये कश्मीर के जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के सामने भी बेनकाब हुई है किस प्रकार से अराजकता को, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहादियों को समर्थन कर रही है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो दोनों पार्टी के नेताओं में सीट की खींचातानी भी शुरू हो गई है। जम्मू के बनिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने कार्यकर्ताओं से बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के नेता को लुटेरा करार दिया। हमने अपने खून से सींचा है, उस झंडे के तले एक लुटेरा चोर जो न सिर्फ कंपनियों के डाके डालता था, न सिर्फ ठेकों में अपने डाके डालता था, न सिर्फ यहाँ के गरीबों का हक छीनता था,
उसको इस झंडे के तले इन्होंने। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन के बीच सीटों के चुनाव को लेकर पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 24 सीटों में कांग्रेस 9 या 10 सीटें लड़ेगी, जिसमें वो घाटी की 4 सीटों पर दावा ठोक रही है। पहली सीट देवसर है, दूसरी सीट शांक्स है। दोनों पर कांग्रेस ने 2014 में जीत हासिल की थी। तीसरी दुरू विधानसभा सीट है, जहां कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर 161 वोट से हार गए थे। चौथी कोकरनाग विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर परिजादा मोहम्मद सैयद आते हैं। कोकरनाग की सीट पर एक बड़ा पेच ये भी है कि ये सीट डिलिमिटेशन में एसटी के लिए रिजर्व हो गई है, लेकिन कांग्रेस अपनी पुरानी सीट के आधार पर यह सीट मांग रही है। कांग्रेस अपने टिकट पर किसी एसटी उम्मीदवार को उतार सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट और पीडीपी की सीटें मांग रही है, जहां से उसके उम्मीदवार रनर अप रहे थे। वहीं कुर्स्क में यूक्रेन भले ही कब्जे के दावे कर रहा है, लेकिन रूस के सैनिकों ने वहां यूक्रेन के सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया है। नए सिरे से आक्रमण किए जा रहे हैं और पुतिन के परमाणु प्लान से नेटो के 32 देशों में हड़कंप मच गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं पुतिन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन कौन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के रूस ने टैंकों के 32 देशों को एटमी जंग की आखिरी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, जिसमें घातक परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 72 मिनट तक परमाणु जंग हो सकती है, जिसमें 5000 से ज्यादा परमाणु बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। पुतिन के परमाणु हमलों का पहला शिकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा वॉर गेम दुनिया का विनाश कर देगा। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. पुतिन की परमाणु जंग की तैयारी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में परमाणु जंग में सक्षम किंजल और इस्कंदर मिसाइलों से अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना दक्षिणी सैन्य जिले में परमाणु जंग की तैयारी कर चुकी है। यही वजह है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है, जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की 72 मिनट की परमाणु जंग बहुत भारी पड़ने जा रही है। जरा इस एनिमेशन से एटमी जंग को समझने की कोशिश कीजिए। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। पुतिन का साफ कहना है यूक्रेन जंग अब रूस के वजूद से जुड़ चुकी है, जिसके चलते अब रूस परमाणु जंग करने को मजबूर हो जाएगा। Наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पुतिन की आखिरी जंग, 72 मिनट, 300 करोड़ मौत।
72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकती है, ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक इससे पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूसी गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा। यानी इन 22 मिनटों में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। हैरानी की बात तो ये है कि पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूक्रेन की एटमी साजिश ने पुतिन को भयंकर गुस्सा दिला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन से कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का बदला कैसे लेता है। बात बांग्लादेश की करते हैं, जो इस वक्त विनाशकारी बाढ़ से परेशान है, लेकिन वहां बाढ़ के बहाने भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगाकर विनाशकारी बाढ़ के आरोप भारत पर मढ़े जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कट्टरपंथी जमात के साथ आईएसआई इस साजिश में शामिल है। बाढ़ के नाम पर भारत विरोध की साजिश। जमात का डर्टी प्रोपोगेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा। दुष्प्रचार की बाढ़, भारत का करारा जवाब। बांग्लादेश इस वक्त भयानक बाढ़ की मार से त्रस्त है। ढाका से चटगांव तक बांग्लादेश में 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई है, लेकिन इस वक्त भी बाढ़ से लड़ने की जगह बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर में नई साजिश घोली जा रही है। बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कट्टरपंथी जमात इस आपदा का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने और आम छात्रों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त को जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी के तकरीबन 600 छात्रों ने जमात के कहने पर भारत विरोधी नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन अब भी जारी है। सोशल मीडिया में जारी की गई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों में हसीब अल इस्लाम भी मौजूद था। हसीब अल इस्लाम शेख हसीना की सरकार को हटाने के खिलाफ आयोजित बड़े विरोध का हिस्सा था और अब उसका इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश में किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर #इंडिया आउट कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी हसीब अल इस्लाम को दी गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनमें दावा किया गया कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा क्योंकि वो शेख हसीना के हटने से नाराज है। अफवाह की बाढ़ में बांग्लादेश सरकार के मंत्री भी शामिल है। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रहे हैं। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, जबकि असलियत यह है कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से 17 अगस्त को पहली एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके बाद लगातार 20 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट की एडवाइजरी जारी की गई। इस प्रोपोगेंडा पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस साल की सबसे भारी बारिश हुई, जिसके कारण दोनों ओर से समस्या हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 अगस्त को भी बांग्लादेश को अलर्ट भेजा गया था। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ के हालात का फायदा उठाने के लिए जमात और पाकिस्तान लगातार नई साजिशें रच रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विरोध के लिए कट्टरपंथी जमात ने बाढ़ जैसी आपदा को भी टूलकिट बना लिया है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और बवाल कराने वाले मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की कहानी बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा से मिलती जुलती है। जिस तरह से फिल्म में बाप जी का किरदार था और उसकी दहशत थी, बताया जा रहा है कि छतरपुर में भी ठीक उसी तरह शहजाद अली और उसके भाइयों का दबदबा था। छतरपुर का बापजी था शहजाद अली। छतरपुर में शहजाद चाहता था एक छत्र राज, वर्चस्व के लिए बना रहा था बापजी जैसी कोठी। शहजाद अली की सल्तनत जमींदों। पर पथराव और बवाल के आरोप में मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की पिछले 5 सालों से बन रही इस आलीशान कोठी को छतरपुर का प्रशासन जमींदोज कर चुका है। साथ ही हवेली में खड़ी 3 लग्जरी कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया और इसी के साथ प्रशासन ने उस दबदबे को भी मिट्टी में मिला दिया जिसके दम पर आरोपी शहजाद अली और उसके तीनों भाई दहशत का कारोबार करते थे। बताया गया कि आरोपी शहजाद का किरदार हिंदी फिल्म नरसिम्हा के बापजी जैसा था। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। तीसरा भाई फयाज अली प्रॉपर्टी का काम करता है और कई जमीनों पर उसका कब्जा है। दबदबा ऐसा कि कोई दूसरा वहां प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। जबकि चौथा भाई इम्तियाज पुराने टायर और ऑयल का कारोबार है। प्रशासन ने जिस 3 मंजिल कोठी को ध्वस्त किया, प्रशासन के मुताबिक वो करीब 20,000 वर्ग फीट पर अवैध रूप से बनाई गई थी और उसे बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा में बापजी की हवेली की तर्ज पर बनाया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी शहजाद अब तक कोठी बनवाने में करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपये लगा चुका था। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस कोठी को बापजी की कोठी की तरह बनाना चाहता था और इस इमारत के निर्माण का काम पिछले 5 सालों से चल रहा था। दरअसल पुलिस थाने पर पथराव से लेकर बवाल तक का ये पूरा मामला फिल्मी है। छतरपुर के मुस्लिम समाज में किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर पूर्व सदर हाजी शहजाद अली और मौजूदा सदर जावेद अली के बीच जंग थी। मुस्लिम हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बनाया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने पूरी भीड़ को पुलिस थाने की मोड़ दिया। प्लानिंग के तहत ईंट पत्थर लेकर भीड़ पहुंची और फिर उपद्रव की साजिश को अंजाम दिया गया। और इस बीच आरोपी शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सफाई देता दिखाई दिया और खुद को बवाल से अलग बताया। शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस का पथराव और बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने सबक सिखाने के लिए अब तक पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला जिसमें पुलिस आरोपियों को कोतवाली से लेकर महल तिराहा तक सड़क पर घुमाया। इस मामले में पुलिस 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी के मुताबिक बवाल करने वालों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। तो इस प्रकार से साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार थे और घटना में वो थे तो उन लोगों के भी लाइसेंस सस्पेंड कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जा रही है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बवाल के बाद से आरोपी शहजाद अली और उसका भाइयों समेत पूरा परिवार फरार है जिनकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है जिसके लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की आपने एक कहानी सुनी, लेकिन असम के नागांव में गैंगरेप कांड के एक आरोपी की मौत तालाब में डूबकर हो गई। बताया गया कि पुलिस सुबह 4 बजे क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपी को घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी तफाजुल इस्लाम ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया। कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद आरोपी का शव
तालाब से बरामद किया गया। लेकिन ये इस वक्त आप रायपुर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मित्रों, हिंसा के रिपोर्ट करने वाले जिले 2010 में 96 थे, 11 जिले नए बने, तो एक प्रकार से 107 जिले थे। उससे कम होकर अब 42 तक सिमट गए हैं। थानों की संख्या 456 थी, 456। 100 थाने नए सृजित हुए, तो 565 में से अब थानों की संख्या 171 तक सीमित हुई है। 2010 के अधिकतम मृत्यु स्तर 1005 से घटकर 2023 में 138 तक सीमित हुआ है। 2019 से अब तक 277 सीएपीएफ के नए कैंप बनाए गए। उस दृष्टि से सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने का काम किया गया। एनआईए में एक अलग वर्टिकल में 90 मामले दर्ज किए गए, 64 आरोप पत्र किए गए और वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। इसमें ईडी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। पिछले 1 वर्ष में एमएचए की एयर विंग को भी मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर किस तरह से अब तक प्रयास किए गए हैं और आगे क्या कुछ किया जाएगा, रायपुर में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।